तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। ठीक है, आज अपना डे कौन सा है? डे 46 है। और जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय जो अपना इतिहास है, उसका जो रिवीजन जो वीक चल रहा है अपना, उससे संबंधित जो प्रश्न अपने गए हैं उसके ऊपर क्या है अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें। सामने हड़प्पा संस्कृति के हमारी क्या स्थल दे रखे और सामने नदियां दे रखी। एग्जाम पैटर्न रहता है, आरपीसी पूछ लेती है अपने हड़प्पा या फिर सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसकी कौन कौन से जो स्थल है वो नदियों के किस किस नदियों के किनारे पर स्थित है पता होना चाहिए। आ सकता है प्रश्न, कोई इसके अंदर दोहराई की बात नहीं है। ठीक है, हमारे स्थल कौन कौन से? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और लोथल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, मोंटगोमरी जो पाकिस्तान का जिला है उसके अंदर अपने हड़प्पा अभी जो स्थल है वो उसके अंदर स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। ध्यान रखना है, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था, क्योंकि जो अपना चैलेंज चल रहा था उसके अंदर मोहनजोदड़ो को पूरा ढंग से पढ़ा था, बताया भी था मैंने आपको। मोहनजोदड़ो वो भी अपने कौन सी नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के अंदर है और सिंध क्षेत्र के अंदर है। लरकाना जो जिला है अपना उसके अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मर्दकों का टीला। कालीबंगा को हमने राजस्थान के अंदर हमारे पढ़ा था। और कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। हनुमानगढ़ के अंदर अपना कालीबंगा पड़ता है, उत्तर के अंदर घग्गर नदी बहती है, उसके जो तट पर है कौन सा स्थित है? अपना कालीबंगा। लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल कहां पर है? अपना गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पता होना चाहिए हमें। हड़प्पा रावी के तट पर है, मोहनजोदड़ो है वो अपने सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा है वो घग्गर नदी के तट पर है, और जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है अपना? वापस वही सम्मिलित करना है। सामने हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और कहां पर कौन कौन से राज्यों के अंदर स्थित है वो हमें बताना है। पूछे जाते हैं ये प्रश्न, बहुत अधिक पूछे जाते हैं कि कोई एक ऐसे रेयर जैसे राखी गड्डी हो गया ऐसे पूछ लिए तो हमें पता नहीं रहता, क्योंकि बड़े जो है वो तो हमें पता रहते हैं। जो बड़े स्थल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इन सब के बारे में, कालीबंगा, इन सब के बारे में तो पता रहता है। राखी गड्डी का स्पेशली पूछ लिया, मांडा का पूछ लिया, तो ये हमें पता रहना चाहिए। मांडा कहां पर पड़ता है अपना? मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। मांडा अखनूर, क्या है स्थल का नाम? मांडा अखनूर इसका स्थल का नाम है। अपना जो हड़प्पा की मांडा अखनूर ये साइट है जो सबसे उत्तर के अंदर जो स्थित है वो अपनी कौन सी है? मांडा अखनूर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। दूसरा में दैमाबाद पूछा है, दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का अपना जो दक्षिणतम स्थल है, दक्षिण के अंदर सबसे जो दक्षिणतम स्थल है वो अपना कौन सा है? दैमाबाद है, महाराष्ट्र के अंदर है। और हमें यहाँ से एक रथ की आकृति मिलती है जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है रथ के ऊपर, और उसको हमने क्या बोला था? दैमाबाद का आदमी। कौन सा बोला था? उसका नाम क्या है? दैमाबाद का आदमी। हमसे प्रश्न ये पूछा जाए दैमाबाद का आदमी हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो महाराष्ट्र से हुआ। महाराष्ट्र के अंदर जो दैमाबाद अपनी साइट है वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा अपने राजस्थान के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, और जो राखी गड्डी है वो अपने कहां पर है? हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर के अंदर, दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है अपने हनुमानगढ़ के अंदर, और जो राखी गड्डी वो कहां है? हरियाणा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है अपना? अच्छा, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहो का जो सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ है, लोहो का हमें सबसे पहले जो साहित्यिक संदर्भ मिलता है, वैसे बातें चलती आई है लेकिन जो साहित्य है, किताब है, ग्रंथ है, किस ग्रंथों के अंदर हमें लोहे का सबसे पहला जो साहित्यिक संदर्भ मिलता है? हमारे ऑप्शन क्या वेद दिए गए हैं, किस वेद के अंदर मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। लोहे का हमें अगर साहित्यिक संदर्भ मिलता है यजुर्वेद के अंदर मिलता है। किस वेद के अंदर मिलता है? यजुर्वेद के अंदर मिलता है। हमें प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के अंदर लोह को लेकर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 2 शब्द है। कौन कौन से? एक तो शब्द दिया गया कृष्ण अयस, कृष्ण अयस। ठीक है, एक शब्द दिया गया श्याम अयस। ठीक है, प्रश्न ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि जो श्याम अयस है यजुर्वेद के अंदर उल्लेखित श्याम अयस का प्रयोग है किस लिए किया गया है? हमें नीचे ऑप्शन दे देंगे, तांबा, लोह, ठीक है, इत्यादि का। तो श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस, जो अयस जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है? लोहे के लिए प्रयोग हुआ है। किस वेद के अंदर है? अपने यजुर्वेद के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्न कथनों की हमें जांच करनी है। ठीक है, और असत्य कथन हमें बताना है। पहला कथन क्या है? पुराणों के रचयिता हर्ष तथा उग्रश्रवा माने जाते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। अपने पुराण कितने? 18 है। ठीक है, हर्ष और उनके बेटे थे उग्रश्रवा, वो इनके क्या है? पुराणों के अपने रचयिता माने जाते हैं। याज्ञवल्क्य के स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्थ थे। बिल्कुल थे। धर्म ग्रंथों से स्मृति साहित्य का विकास हुआ, और उनको जो अपनी स्मृति है जैसे याज्ञवल्क्य है, मनु स्मृति है, पराशर है, नारद स्मृति है, इन सब के अंदर इनके जो टीकाकार थे, भाष्यकार थे। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन थे अपने? ठीक है, विश्वरूप थे, विज्ञानेश्वर थे, और अपरार्थ जो इसके क्या थे? टीकाकार थे।
अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अंगुत्तर जो निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध साहित्य से संबंधित है, और जो भगवती सूत्र है ये अपने जैन ग्रंथों से संबंधित है। ठीक है, जैनों के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी की अपने क्या इसके अंदर जीवन की कहानियां मिलती है। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय के अंदर 600 जो अपने ईसा पूर्व था उस समय के 16 महाजनपदों की हमें क्या मिलती है, इसके अंदर जानकारी मिलती है। अगला है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य अपना कौन सा है, पहले ये ध्यान रखना है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। उसका जो वो किसके अंदर, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है? नहीं, छांदोग्य से नहीं लिया गया है। तो किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराध। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जो सत्यमेव जयते है वो अपने किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। इनसे संबंधित और अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रसर्वा माने जाते हैं। हमने अभी पढ़ा, पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? 18 है। और मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। ये ध्यान रखना, हमसे अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि कौन सा जो पुराण है वो सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक है, तो वो कौन सा है? अपना जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक। कुछ ऐसे पुराण है जो अपने जो पुरानी डायनेस्टीज थी, जो वंश थे, उनसे संबंधित है, उनके उल्लेख थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए वो किससे संबंधित है ये भी पता होना चाहिए। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण का बहुत महत्व है। मौर्य वंश के लिए किसका महत्व है? विष्णु पुराण का। सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण का जो है विशेष महत्व है। सातवाहन और शुंग के लिए मत्स्य पुराण का। और जो गुप्त वंश के लिए वो किस पुराण का महत्व है? वायु पुराण का। ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमने स्मृति की भी बात की थी। धर्म सूत्र से बाद धर्म जो सूत्र थे, धर्म सूत्र का मतलब होता था उस समय की जो राजनीतिक धार्मिक स्थितियां हुआ करती थी उसके ऊपर जो साहित्य लिखा गया है, उसके बाद जो है उससे स्मृति साहित्य का अपने क्या है विकास हुआ है। और मुख्य अपनी स्मृतियां कौन कौन सी? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य है, पराशर है, नारद स्मृति है। तो मनु स्मृति के भाष्यकार है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य के कौन कौन थे? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराध। और अपने मनु स्मृति के भाष्यकार कौन थे? मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची और कपूर। ठीक है, कुल्लुक। याज्ञवल्क्य की स्मृति कभी हमने पढ़ा। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के बारे में इनके बारे में पढ़ लिया। यहाँ से हमें क्या 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सीधा अगले प्रश्न पर ही चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना? किताबें दे रखी है सामने, साहित्य संबंधित उस समय की किताबें दे रखी है, सामने लेखक दे रखे हैं, मिलान करना। कथा सरित सागर किसकी है? बृहद कथा मंजरी किसकी है? रसमाला किसकी है? और नीतिसार किसकी? जो कथा सरित सागर है ये किताब है सोमदेव की। कथा सरित सागर किताब किसकी है? सोमदेव की है। बृहद कथा मंजरी किसकी है? बृहद कथा मंजरी सैमेंद्र की किताब है। ठीक है, आगे किताब कौन सा? रसमाला। रसमाला किसकी है? रसमाला सोमेश्वर की। ठीक है, सोमेश्वर को हमने राजस्थान इतिहास के अंदर भी पढ़ा था। इनकी एक और किताब है सोमेश्वर की, वो भी ध्यान रखनी है। कौन सी किताब है? कीर्ति कौमुदी। कौन सी है? कीर्ति कौमुदी। अच्छा, इन किताबों से हमें क्या जानकारी मिलती है? एक तो राजस्थान के अपने जो शासक थे परमार, धारावर्ष को हमने पढ़ा था, उस समय हमने सोमेश्वर को पढ़ा था। ठीक है, उनकी किताबें पढ़ी थी हमने, कीर्ति कौमुदी है और उन्हीं सोमेश्वर की किताब है वो रसमाला है। एक तो हमें परमारों की जानकारी मिलती है, एक गुजरात के चालुक्यों की हमें जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? परमारों की और चालुक्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है? कीर्ति कौमुदी से और रसमाला से। एक किताब है नीतिसार। नीतिसार को किसने लिखा है ये भी हमें पता होना चाहिए। नीतिसार की किताब कौन सी है? कामंदक ने जो किताब लिखी है वो कौन सी लिखी है? नीतिसार किताब लिखी है। इसके अंदर ऐसी क्या चीजें थी? चाणक्य की किताब थी अर्थशास्त्र। चाणक्य की किताब कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो सिद्धांत दिए गए उन सिद्धांतों के ऊपर जो टीका लिखी गई है वो कामंदक की कौन सी किताब है? नीतिसार। ठीक है, नीतिसार किताब किसने लिखी? कामंदक लिखी हुई। अगर हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो अपने चाणक्य थे उनके अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जो प्रयोग है वो और किस किताब के अंदर मिलता है? उल्लेख किस किताब के अंदर मिलता है? तो अपने नीतिसार किताब के अंदर मिलता है। और उसको किसने लिखा है? कामंदक ने लिखा है। ठीक है, तो बृहद कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी है, बृहद कथा मंजरी सैमेंद्र ने लिखी है, और जो रसमाला है वो सोमेश्वर ने लिखी है, और नीतिसार है वो किसने लिखी है? कामंदक ने लिखी है। और सोमेश्वर की एक और किताब है वो अपनी कौन सी है? कीर्ति कौमुदी। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और सामने वहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है वो बताना है। चनूदड़ो, सुरकोटड़ा, कोटदीजी और कुंडाल। अच्छा, चनूदड़ो से हमें क्या मिलती है? चनूदड़ो से हमें वक्राकार ईंटें मिलती है। वक्राकार ईंटें कहां से मिलती है? चनहूदड़ो से मिलती है। और हड़प्पा के जितने भी स्थल है, चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें कैसे ईंटें मिलती है? वक्राकार ईंटें मिलती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे पूछा सुरकोटड़ा से हमें क्या प्राप्त होता है? सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती है। हमारा जो प्रीवियस जो अपना आरएस एग्जाम हुआ है, आरएस 3 हुआ है,
उस RS-प्री के अंदर हमसे पूछा गया था कि सुरकोटड़ा का उत्खनन किसने किया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे उत्खनन से संबंधित। सुरकोटड़ा का उत्खनन किसने किया था? जगपति जोशी ने किया, JP जोशी ने किया। ठीक है, राजस्थान के अंदर हमने एक और साइट पढ़ी थी जिसके अंदर JP जोशी का उत्खनन के अंदर सहयोग था। कालीबंगा के अंदर जो सहयोग था उत्खनन के अंदर वो किसका था? अपने जगपति जोशी का था। तो सुरकोटड़ा से हमें क्या मिलती है? घोड़े की अस्थियां मिलती है। चनूदड़ों से वक्राकार ईंटें मिलती है। कोट दीजी से हमें क्या मिलता है? कोट दीजी से हमें बाणाग्र मिलता है। बाणाग्र मतलब बाणों का, तीरों का, हथियार, अस्त्र शस्त्र सारे में कहां से मिलते हैं? कोट दीजी से बाणाग्र मिलता है, उसके अंदर प्राप्त होते हैं। और चांदी के जो मुकुट है वो हमें कहां से मिलते हैं? कुणाल से मिलते हैं। और कुणाल कहां पर है? हरियाणा के अंदर, ये भी हमें पता रहेगा। ठीक है, और अगर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो जो चनूदड़ो है इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 के अंदर किसने की थी? MG मजूमदार ने की थी। और 1935 के अंदर 1935 के अंदर इसका उत्खनन किसने किया था? मैके ने किया था। यहां से हमें एक तो कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए का हमें क्या है? अवशेष मिला है। और हमें यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त जैसे लिपस्टिक वगैरह चीजें हैं वो भी हमें कहां से मिलती है? चनूदड़ो से मिलती है। और चनूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद सुरकोटड़ा की हमने अभी बात की थी, कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर, कच्छ जिले के अंदर है। और इसकी सर्वप्रथम जो खोज या उत्खनन किसने किया था? अपने जगपति जोशी ने किया था। और यहां से हमें क्या प्राप्त होती है? घोड़े की अस्थि। कोट दीजी कहां पर है? वर्तमान सिंध प्रांत के अंदर है, खैरपुर प्रांत के अंदर स्थित है। और धुरिये ने इसकी क्या की थी? खोज और उत्खनन किया था धुरिये ने। और यहां से हमें बाणाग्र मिलता है, कांसे की चूड़ियां मिलती है और हथियार मिलता है। और कुणाल के बारे में हमने बात की, हरियाणा के अंदर स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और यहां से हमें चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। जोशी और बिष्ट उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? जितने अभिलेख राजाओं के द्वारा बहुत सारे अभिलेख शिलालेख लिखवाए जाते थे, उनके मंत्रियों के द्वारा लिखवाए जाते थे, तो किस अभिलेख के अंदर हमें एक राजा का नाम प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय मिलता है? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि यूपीएससी ने भी कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। अशोक के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। किन शब्दों का? प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। ठीक है, शिलालेखों और अभिलेखों के अंदर प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय जो शब्द है मौर्य सम्राट अशोक के लिए प्रयोग किया गया। और इन्हें बात करें तो और क्या क्या नाम मिलते हैं? देवनाम प्रिय मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, प्रियदर्शी मिलती है। और राजा उपाधियों से क्या है? संबोधित किया गया। पुराणों के अंदर अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, पुराणों के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, लोमहर्ष और उग्र सर्वा उनके रचयिता माने जाते हैं। तो पुराणों के अंदर अशोक से संबंधित किस शब्द का प्रयोग किया गया? अशोक वर्धन का किया गया। ठीक है, और बात करें तो इसने अपने शासन के 12 वर्ष के बाद अशोक ने राजाज्ञा जारी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसने धर्म, अच्छे शासन और लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। और इस राजाओं को चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदवा दिया था, जो अभिलेख लगवाए, शिलालेख लगवा दिए थे उन्होंने। और इस प्रकार प्रजा को जानकारी मिली कि उसका राजा क्या सोचता है। और इन अभिलेखों में हमें अशोक के विचारों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और उसके अंदर अशोक का में नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय। और पुराणों के अंदर अशोक का में क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन। अगला सवाल क्या है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, और इस किस राजा के समकालीन थे हमें वो बताना है। अच्छा, हमने राजस्थान की क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि पतंजलि का हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। पतंजलि की महाभाष्य के अंदर हमें किसी चीज का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर मिलता है? हमने पढ़ा कि यूनानी शासकों का अटैक होगा। कहां पर होगा? अपनी जो माध्यमिका नगरी चित्तौड़ है वहां पर इनका अटैक होगा। और उनकी जो जानकारी हमें कहां से मिलती है? एक तो पतंजलि की महाभाष्य के अंदर, गार्गी संहिता के अंदर, महाभारत के अंदर हमें इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, कि यूनानी शासक सबसे पहले पाटलिपुत्र पर अटैक करेंगे, उसके बाद साकेत पर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? माध्यमिका नगरी पर करेंगे। तो इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? किस किताब के अंदर मिलती है? महाभाष्य के अंदर मिलती है। और उनको लिखने वाले पतंजलि थे वो किस काल के थे? किसके समकालीन थे? किस राजा के? हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यभूति या फिर पुष्यमित्र शुंग के, या चंद्रगुप्त प्रथम। पुष्यमित्र जो शुंग थे उनके समसामयिक थे। ठीक है, महाभाष्य की रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी में की मानी जाती है। और महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। और शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हुई थी। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद शुंग वंश की क्या है? उदय हुआ था, स्थापना हुई थी। तो पतंजलि किसके समसामयिक थे या किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न क्या है आपने? पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि थी। कौन सी उपाधि है? पृथ्वीया प्रथम वीर, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर। ये उपाधि किसकी थी? तो ये जो हमारी उपाधि थी, ये उपाधि थी समुद्रगुप्त की। पृथ्वी का प्रथम वीर या फिर पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। और किसके अंदर मिलती है? हमारी जो प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको किसने लिखा था? हरिशरण ने लिखा था, समुद्रगुप्त के दरबारी थे, उसके अंदर हमें इनकी क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। ठीक है, और ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में
ये किताब लिखी गई है तेजाराम शर्मा द्वारा, और उन्होंने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ के बाद पृथ्वी या पृथ्वीरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का प्रथम वीर। ठीक है, बाकी क्यूबिट के अंदर हमने समुद्रगुप्त से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अगला प्रश्न क्या है आपने, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदुरई चेटी शब्द का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे माना गया। एक शब्द है हमारे सामने कुदुरई चेटी, इस शब्द का जो प्रयोग है वो किस लिए हुआ है। हमारा ऑप्शन है कीमती रत्न विक्रेताओं से, सूफी संतों से, दक्कन स्थापत्य से, या घोड़े के व्यापारियों से। तो ये जो कुदुरई चेटी है ये घोड़ों के व्यापारियों के लिए शब्द का क्या है प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ करता था मध्यकाल में, जो घोड़ों का व्यापार है आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। मध्यकाल के अंदर अपने जो घोड़ों का व्यापार किया जाता था, जो अरबी लोग थे उनके द्वारा कंट्रोल रखा जाता था, किया जाता था। और बाद में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय जिन्हें कुदुरई चेटी या फिर घोड़ों को व्यापारी कहा जाता था, और वो इन विनिमयों में क्या लेते थे, भाग लेते थे। तो विजयनगर के अंदर कुदुरई चेटी शब्द का संबंध किससे है, घोड़े के व्यापारियों से। अगला प्रश्न क्या अपना, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, और नीचे दिए हुए सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। कथन एक क्या है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल की। ठीक है, क्यूबिट के अंदर बहुत पूरे ढंग से पढ़ा था कि कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ की रचना की थी, अमुक्तमाल्यद। और जो कृष्णदेव राय थे वो संस्कृत के और तेलुगु के क्या थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी उपाधियां थी आंध्र भोज। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, आई गया सेंटेंस, बिल्कुल जाना जाता था, सही है। और उनके दरबार को अलसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। बिल्कुल था, संस्कृत का था लेकिन तमिल का नहीं था, तेलुगु का था। किसका था, तेलुगु का था। ठीक है, और इनके दरबार के अंदर अष्टदिग्गज हुआ करते थे, उसके अंदर अलसानी पेडन्ना हुआ करते थे, जो संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के क्या थे, विद्वान थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्या था, साहित्य शास्त्रीय काल था, क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है, और आंध्र भोज के नाम भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने स्वयं तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। अलसानी पेडन्ना कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज कवियों में सर्वप्रमुख थे। जैसे हम अकबर के समय में पढ़ते हैं कि 9 रत्न हुआ करते थे, वैसे कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर कौन हुआ करते थे, अष्टदिग्गज हुआ करते। ठीक है, और बाबर ने अपने बाबरनामा किताब के अंदर कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि बाबरनामा के अंदर बाबर ने भारत का शक्तिशाली राजा किसको बताया, तो अपने विजयनगर के कृष्णदेव राय को बताया गया। उन्होंने मनुकारिता की रचना की, ये संस्कृत और तेलुगु भाषा के ज्ञाता थे, ना कि तमिल। ठीक है, अलसानी पेडन्ना द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, मनुकारिता। अगला प्रश्न क्या है, विश्वासघात से उसका आरंभ हुआ और दानशीलता पर विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। डॉक्टर आर.एस. वर्मा के इस कथन से शासक की पहचान करना है। अपने इतिहासकार डॉक्टर आर.एस. वर्मा ने कथन बोला है, क्या बोला है कि विश्वासघात से तो उसका आरंभ हुआ, ठीक है, दानशीलता पर वो विकसित हुआ और आतंक में उसका क्या हुआ, अंत हुआ। किस राजा के बारे में, हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, बाबर या फिर औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कथन क्या हुआ है, हम जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ विश्वासघात करके ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो विश्वासघात से उसका आरंभ हो जाता है, दानशीलता के बीच में वो क्या है, विकसित होता है, और आतंक के बीच में उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये भी जानते हैं कि उसका बचपन का नाम क्या था, गुरशास्प अली। क्या नाम था, पहले का जो नाम था वो क्या था, गुरशास्प अली खिलजी। और खिलजी वंश के क्या थे, ये राजा थे। दिल्ली के ये 13वें सुल्तान थे। जलालुद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी था। अलाउद्दीन ने विभिन्न प्रकार के बाजार वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू किया था। बाजार के अंदर सुधार किसके द्वारा किया गया, अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाए तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न क्या अपना, किस सल्तनत शासक ने अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी। क्या पूछा गया, अकाल संहिता। जो उस समय अकाल पड़ा हुआ था, अकाल से जो ग्रस्त लोग थे उनके लिए अकाल संहिता तैयार किसने करवाई थी, मैं वो बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी, ये हमें ध्यान रखना है। अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार किसने करवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। इनके बारे में और पढ़े तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवागीर स्थानांतरित की और इनका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, दौलताबाद कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। उन्होंने दिल्ली से देवगिरी तक एक सड़क का निर्माण किया और लोगों के लिए विश्राम गृह भी स्थापित करवाए। उन्होंने कांसे के सिक्कों के समान मूल्य के चांदी के सिक्कों को भी प्रस्तावित किया। उन्होंने कृषि के एक नई विभाग बनाया था जिसे दीवान कोही कहा जाता था। दीवान कोही किससे संबंधित है, किसानों से संबंधित है। और इस विभाग की स्थापना किसने की थी, अपने मोहम्मद बिन तुगलक ने। उन्होंने किसानों को कृषि ऋण तकावी भी प्रदान किया था। क्या किया था, किसानों को एक ऋण प्रदान किया था, जिस ऋण का नाम क्या हुआ करता था, तकावी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथनों का हमें चयन करना है।
हमारा पहला कथन क्या, राजा राममोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। बिल्कुल लगा दी, सही। हम पढ़ते हैं राजा राममोहन राय के जो है भैया की डेथ हो जाती है, और भैया की डेथ हो जाने के बाद उनके जो भाभी थे वो उनके साथ सती हो जाते हैं। 1818 के अंदर ये जब ये घटना होती है तो राजा राममोहन राय उससे बहुत त्रस्त होते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, और परेशान होते हैं तो सती प्रथा के खिलाफ वो क्या है, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। न्यायालयों को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों में मानव हत्या के अनुसार मुकदमे चले एवं दंड दिया जाए। बिल्कुल सही है, ऐसा भी था। प्रारंभ में ये नियम केवल बंगाल के लिए था। 1830 में इसे बंबई एवं मद्रास में लागू किया गया। बिल्कुल किया गया। तो अपना ए, बी और सी तीनों ही क्या है, सत्य। ए, बी, सी तीनों ही सत्य। और अगर हम राजा राममोहन राय के बारे में पढ़े तो क्या क्या चीज है कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को हमने क्या कर दिया था, लागू किया है। न्यायालयों को आदेश दिए कि ऐसे मामलों में मानव हत्या के अनुसार मुकदमे चले और दंड दिया जाए। आरंभ में ये केवल बंगाल में था, बाद में 1830 में मुंबई और मद्रास में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। राजा मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त जो मध्य युगीन बुराइयां थी उनके खिलाफ क्या है, आंदोलन चलाया। राजा राममोहन राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी इंसान थे। इनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। उन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। भोर का तारा जो है वो भी इनकी क्या थी, उपाधियां थी। राजा मोहन राय का जन्म 22 मई 1969 को हुआ था। कहां पर हुआ था, बंगाल के हुगली के अंदर। और हम पढ़े तो राजा मोहन राय की पुस्तक थी तुहफात उल मुहाउद्दीन, एकेश्वरवादियों को उपहार। ये किताब किसकी थी, राजा राममोहन राय की थी। और अगर इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो इन्होंने 1820 में राजा राममोहन राय की पुस्तक एक और थी, ईसा के नीति के वचन, शांति और खुशहाली। ये भी किसके द्वारा लिखी हुई, राजा राममोहन राय के बारे में। इन्होंने 2 अखबार निकाले थे, एक तो निकाला था संवाद कौमुदी और एक निकाला था प्रयाग चंद्र। एक उन्होंने और निकाला था मिरातुल। कौन सा निकाला था, मिरातुल, ठीक है। जो कौन से अपने किस भाषा के अंदर था, फारसी भाषा के अंदर था। ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी, जिनके मंत्री कौन थे, ताराचंद चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्धि आंदोलन से संबंधित है। हमारे सामने 4 नेता है और कौन है जो शुद्धि आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन क्या है, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। दयानंद सरस्वती थे, वो किससे संबंधित थे, अपने शुद्धि आंदोलन से संबंधित थे। दयानंद सरस्वती के बारे में हम जानते हैं कि 1824 के अंदर गुजरात के मोरबी के अंदर इनका क्या है, ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। और बाद में मथुरा जाते हैं और मथुरा में इनकी एक गुरु बनते हैं, जिनसे इनकी भेंट होती है, वृद्धानंद जी जो इनके क्या थे, गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वृद्धानंद से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में करना प्रारंभ कर दिया था। ये हमें ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में अपने विचार लिखना शुरू कर दिया था। किसकी सलाह के ऊपर, केशव चंद्र सेन की सलाह के ऊपर, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर बंबई में किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर की गई, बंबई के अंदर की थी। और किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। और लाहौर के अंदर कब की गई, 1877 के अंदर कहां की गई आर्य समाज की स्थापना, लाहौर के अंदर की गई। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से आर्य समाज में मतांतरित हिंदुओं का शुद्धिकरण कर उन्हें मूल धर्म में शामिल किया गया। तो शुद्धि आंदोलन से संबंधित कौन थे, अपने दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना और असत्य कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। डी.के. कर्वे ने 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम खोला था। ये खोला था, बिल्कुल खोला था, सही है। कर्वे ने 1909 में मद्रास में भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला था, नहीं 1909 में नहीं खोला था, 1906 के अंदर खोला था। महिला सशक्तिकरण से संबंधित अगर सबसे बेहतर किसी का योगदान है तो वो डी.के. कर्वे का, ठीक है। 1899 के अंदर पूना में एक विधवा आश्रम खोला और 1906 के अंदर उन्होंने क्या है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय को खोला। डी.के. कर्वे ने 1899 में पूना के अंदर विधवा आश्रम और पश्चिम भारत में विधवाओं के कल्याण हेतु डी.के. कर्वे और विष्णु शास्त्री ने कार्य किया था। और 1906 के अंदर कर्वे महोदय ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 1909 के अंदर नहीं, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 के अंदर किसके द्वारा की गई, डी.के. कर्वे के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, गौतम, मल्लू, अंगिराज और यिंग का जो संबंध है वो किस विद्रोह से। हमारा ऑप्शन क्या है, कोंडा डोरा विद्रोह, कोरा माल्या विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर रामोसी विद्रोह। इन सब का संबंध है वो कोंडा डोरा विद्रोह से। इन सारे विद्रोह को हमने क्यूबिट के अंदर बहुत ढंग से पढ़ा था, समझाया भी गया था। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, एमसीक्यू चैलेंज। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, एमसीक्यू
चैलेंज। और उसके अंदर आप अगर जाके ढंग से देखेंगे अपन तो सारी चीजों की प्लेलिस्ट बनी हुई शुरुआत से लेकर क्यूबिट डे 1 से लेकर आज अपना डे 46 था तब तक की सारी बनी हुई अपने भारतीय इतिहास की जो क्यूबिट की वीडियो है वो सारे आप जाके देखेंगे तो इसके अंदर अपन ने पूरा ढंग से समझाया। तो गौतम, मल्लू, अंगिराज और यिंग का संबंध किस अपने विद्रोह से है? कोंडाडोरा विद्रोह से। ठीक है, कब हुआ था? 1922 के अंदर हुआ था। कब तक चला था? 1924 के तहत चला था। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचार थे, मुकदमे थे, जो बेगारी प्रथा थी, शोषण था, उनके कारण इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। कहां पर हुआ था? विशाखापट्टनम जिले के अंदर कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में हुआ था ये विद्रोह। वहां पर जनजातियां रहती थी, उन्होंने किया था। प्रमुख नेता कौन थे? गौतम डोरा, मल्लू डोरा, अंगिराज और यिंग डोरा। ये सारे किससे संबंधित थे? अपने कोंडाडोरा विद्रोह से। 1922 के अंदर हुआ था विशाखापट्टनम के अंदर कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में। और कोंडाडोरा जो ये सारे नेता किससे संबंधित थे? अपने कोंडाडोरा विद्रोह से। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा लग रहा है लेकिन पूछा जा सकता है। क्रांतिकारियों का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? ये हमें ध्यान रखना। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है? हमारे क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। तो क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। क्या थे वो? लंदन में उन्होंने 1905 के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन के अंदर 1905 के अंदर किसकी स्थापना की? इंडिया हाउस की। ये लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए एक आंदोलन का केंद्र बन गया था। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला था। कौन सा अखबार निकाला था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार किसने निकाला था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिनको हम क्या कहते हैं? अपने क्रांतिकारियों का पिता। 1905 के अंदर उन्होंने लंदन के अंदर किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस की थी। और वीर सावरकर, लाला हरदयाल एवं मदनलाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी इसके क्या थे? सदस्य थे। किसके? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। किसने की थी इसकी स्थापना? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, एक तो इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला था जिसके सदस्य अपने कौन थे? वीर सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल धिंगरा। और 1905 के अंदर उन्होंने लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की और इनको अपने क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता। अगला प्रश्न क्या अपना? निम्न में से किस मुकदमे के तहत वीर सावरकर को आजीवन कारावास हेतु अंडमान सेलुलर जेल के अंदर भेज दिया गया था? वीर सावरकर के बारे में हम एक वो हमारी भूली बिसरी विरासत है। ठीक है, याद नहीं है हमें वो सारी चीजें। वीर सावरकर के बारे में जो उन्होंने कहानियां क्या थी, किस तरीके से की, वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ते। लेकिन उनको जो जेल भेजा गया था, अंडमान की जेल के अंदर, किस केस के तहत भेजा गया था हमें वो बताना है। हमारा ऑप्शन है दिल्ली, नासिक, करजनवाली हत्याकांड या फिर लाहौर सशस्त्र विद्रोह। नासिक जो अपना षड्यंत्र केस हुआ था उसके तहत वीर सावरकर को अंडमान की जेल के अंदर भेज दिया था। क्या हुआ था वहां पर? जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक के अंदर अनंत लक्ष्मण करे के द्वारा कर दी गई थी। और इसको क्या, ये जो केस है ये क्या कहलाया? नासिक षड्यंत्र केस कहलाया। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णाजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को अप्रैल 1911 के अंदर क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। जैक्सन की हत्या के लिए लंदन गुट द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, और वीर सावरकर को लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया गया। और जब इन्हें भारत लाया जा रहा था तब वो एक बार समुद्र के अंदर कूद गए थे, लेकिन वापस क्या गए? पकड़े गए थे। वीर सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल के अंदर भेज दिया गया। इन्हें आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। खराब स्वास्थ्य होने पर 1924 ईस्वी में इन्हें रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया। और 1937 के अंदर 1937 ईस्वी में इन्हें जेल से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो वीर सावरकर को अंडमान की जो सेलुलर जेल है उसके अंदर किस कारण से भेजा गया था? तो अपना नासिक षड्यंत्र केस हुआ था उसके संबंधित भेजा गया। अगला प्रश्न क्या अपना? लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा पूरे देश का अपमान था, इसका बदला लेना खालिस्तान दिया हुआ है, हम संघर्ष कर रहे हैं। उपयुक्त पोस्टर का जो संबंध है निम्न में से किस घटना से संबंधित है? हमारा ऑप्शन क्या है? काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा बम कांड या फिर करजनवाली हत्या। जो सैंडर्स की हत्या हुई थी इसका संबंध इससे कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही के द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था, इसका बदला लेना जो है सैंडर्स की हत्या का हम क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का विरोध करने पर अंग्रेज अधिकारी स्कॉट द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लाहौर के अंदर आंदोलन करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्कॉट को मारने की क्या बनाई थी? योजना बनाई। और स्कॉट की जगह धोखे से उसके सहायक सैंडर्स की हत्या हो गई। ठीक है, और क्या चीज है? सैंडर्स की हत्या के बाद हिंदुस्तान सोशियोलॉजिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने पोस्टर लगाए जिसमें लिखा गया कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या
पूरे देश का अपमान था और इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था। सैंडर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वो उसे अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। किसके अंदर लिखा गया था? हिंदुस्तान सोशियोलॉजिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्या लगाया था? पोस्टर लगाया था। और सैंडर्स की हत्या को उन्होंने क्या बोला था? ये भारतीय युवकों का क्या था? कर्तव्य, क्योंकि उन्होंने किसको मार दिया था? हमारे लाला लाजपत राय को। सैंडर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाया और इस केस में मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे किस संत द्वारा लिखा गया? बहुत प्रसिद्ध भजन है और बहुत शानदार भी भजन है, अगर कभी सुनो तो, कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे। किस संत ने लिखा था? ये हमारे गुजरात के एक संत थे, नरसिंह मेहता। कौन थे? नरसिंह मेहता द्वारा ये भजन लिखा गया था। और नरसिंह मेहता उस समय के जो भक्तिकालीन कवि थे उनमें से एक था। इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारी भजन कविताएं वगैरह लिखी हुई है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे महात्मा गांधी का अपना बहुत पसंदीदा भजन हुआ करता था। और किसने लिखा था इसको? नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे, ठीक है, और जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण है जो गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया गया। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की क्या की थी? रचना की थी। किसने की थी? नरसिंह भगत ने। अगला प्रश्न क्या है अपना? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ हॉल में अस्थायी सरकार का भारतीय सरकार का किन देशों ने मान्यता प्रदान की? हमारे भारत की जो अस्थायी सरकारें बनाई गई थी, किन देशों ने उसका समर्थन किया? हमें वो बताना है। जापान, जर्मनी, चीन या अमेरिका? जापान ने किया था, जर्मनी ने भी किया था, चीन ने भी किया था, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया था। तो अ, ब और स इन्होंने तीन देशों ने अपने क्या की थी? समर्थन किया था। और किन किन देशों ने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कहताल में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की और घोषणा कर दी थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बोस ने की थी। कब की थी? अक्टूबर 1943 के अंदर की थी। और किन देशों ने इनको मान्यता दी है? तो जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि की सरकारों ने आजाद हिंद फौज की जो अस्थायी सरकार थी उसको क्या दे दी थी? मान्यता प्रदान कर दी थी। ठीक है, सिंगापुर के कहताल के अंदर अक्टूबर 1943 के अंदर अपने जो बॉस के द्वारा क्या है? अस्थायी सरकार की घोषणा की गई। जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, फिलीपींस, मंचूरिया इन आदि की सरकारों के द्वारा आजाद हिंद फौज की जो अस्थायी सरकार थी उनको क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। अगला प्रश्न क्या है अपना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित निम्न कथनों में हमें सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। इसकी स्थापना 1851 में हुई। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। बिल्कुल थे, सही है अपना। ठीक है, इसके प्रमुख प्रसिद्ध सदस्यों में व्योमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, मनमोहन घोष आदि थे। बिल्कुल थे। तो अपना ए और बी दोनों सही है। तीसरा इसके अंदर सही हो गया। ठीक है, इसके अंदर उत्तर अपने दो दे रखा है, ये गलत है। ए और बी अपने दोनों सही। 1851 के अंदर हुई थी। राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ ठाकुर इनके संबंधित थे, स्थापना में अध्यक्ष थे। और जो प्रसिद्ध सदस्य थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और मनमोहन घोष। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? ठीक है, जो इंडियन एसोसिएशन थी जो अपनी, उसके संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं है वो हमें बताना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिशिर कुमार घोष है वो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन जो बोस है वो इससे संबंधित थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता के अंदर जुलाई 1976 को हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ये संस्था संपूर्ण भारत को संगठित कर एक मोर्चा बनाना चाहती थी और इस संगठन ने वायसराय लिटन द्वारा सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किए जाने पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, शस्त्र कानून 1878 ईस्वी में बनाए जाने के क्या किया था? विरोध आंदोलन चलाया था। और मई 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 महीने बाद 4 जुलाई 1883 को क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। ठीक है, अखबार हमें दिए गए और सामने उनके प्रकाशक दिए गए, मिलान करना है उनको। हिंदू पैट्रियट, केसरी, सोम प्रकाश या फिर संवाद कौमुदी। जो हिंदू पैट्रियट है इनसे संबंधित अपने कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। संपादक कौन थे? प्रकाशक कौन थे हिंदू पैट्रियट के? हरिश्चंद्र मुखर्जी। केसरी हम जानते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था मराठी भाषा के अंदर। और बाल गंगाधर तिलक का जो अंग्रेजी के अंदर समाचार पत्र था वो कौन सा था? मराठा। कौन सा था? मराठा। तो किस भाषा के अंदर था? अंग्रेजी के अंदर था। और इनका एक और जो ये केसरी है समाचार पत्र, ये किस भाषा के अंदर था? मराठी भाषा के अंदर।
किस भाषा के अंदर था? मराठी भाषा के अंदर। ठीक है। जो सोम प्रकाश है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, और जो संवाद कौमुदी है ये अपने राजा राम मोहन राय का था। एक और हमने पढ़ा था विरातुल, फारसी भाषा के अंदर राजा राम मोहन राय ने निकाला था। एक और उन्होंने निकाला था प्रज्ञाचंद। कौन सा निकाला था? प्रज्ञाचंद मिरातुल राजा राम मोहन राय का था। सोम प्रकाश अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। केसरी है जो अपने मराठी भाषा के अंदर बाल गंगाधर तिलक का था, और जो हिंदू पैट्रियट है वो किसका था? हरिश्चंद्र मुखर्जी का। अगला प्रश्न क्या है? वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा? पहले ध्यान रखना कि वैलेंटाइन सिरोल की किताब है इंडियन अनरेस्ट, इसके अंदर उन्होंने किसको भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किस किताब के अंदर कहा था? इंडिया अनरेस्ट के अंदर कहा था। तिलक का जन्म हम जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी के अंदर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है। और तिलक के जो पूर्वज थे वो पेशवा की सेवा में रहा करते थे, और इन्होंने 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना से संबंधित रहे। इनके दो समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी। इन्होंने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय भावना का क्या है संचार करने के लिए 1893 में गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव आरंभ किया था। ठीक है। और वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक। अगला प्रश्न क्या है? शिमला सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का हमें क्या करना है? चयन करना है। किससे संबंधित है? शिमला सम्मेलन, और उनसे संबंधित असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला है ये वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के वायसराय वेवेल के द्वारा बुलाया गया था। बिल्कुल बुलाया गया था, सही था। ठीक है। ये सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला के अंदर बुलाया गया था। बिल्कुल बुलाया गया था। शिमला का सम्मेलन है इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शिमला के अंदर हुआ था इसलिए उसको शिमला सम्मेलन कहा जाता है। वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा, जिसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को 5-5 सदस्यों का नाम देने थे। बिल्कुल था, ये भी सही है अपना। मुस्लिम लीग ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ समस्त मुस्लिमों को मुस्लिम लीग से ही मनोनीत किया था। ये अपना गलत है। क्यों गलत है? हम जानते हैं, हमने जब पढ़ा था क्यूबिट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को तो मनोनीत किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ठीक है। तो ये अपने तो चौथा गलत हो गया। बाकी वाले जितने भी थे उन सबको मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। तो कांग्रेस ने वेवेल की कार्यकारिणी परिषद में मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम देना चाहा, किंतु जिन्ना समस्त मुसलमानों के नाम से मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत करने पर आ गए थे। और ये वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के वॉयसराय वेवेल के द्वारा बुलाया गया था। ये सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला के अंदर बुलाया गया था, और वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अपने 5-5 सदस्यों के नाम देने थे। और शिमला सम्मेलन असफल रहा था क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसके निर्णय को अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो नाम है किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, वेवेल ने, कार्यकारिणी परिषद ने। कांग्रेस को या तो विभाजन को स्वीकार करना है अथवा आत्महत्या करनी है। कथन किसका है? कि कांग्रेस को या तो विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा या फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी। दो चीजें। ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा ये कथन कहा गया है। किसने कहा? ये गोविंद वल्लभ पंत ने कहा है कि कांग्रेस को या तो विभाजन स्वीकार करना है या फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी। सांप्रदायिक दंगों की भीषणता और उसके विस्तार को देखते हुए गांधी, नेहरू और पटेल ने भारत के विभाजन को क्या कर लिया था? भारत और पाकिस्तान का जो हमारा विभाजन हुआ था उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बयान है। क्या बयान है? कि यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो बात छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है? हैदराबाद के विलय से संबंधित निम्न कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। किसके विलय से संबंधित? हैदराबाद के विलय से संबंधित हमें कथनों पर विचार करना है कि 13 सितंबर को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर 3 ओर से आक्रमण किया और इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। प्रश्न ऐसा है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे? हैदराबाद के विलय से संबंधित है। ठीक है। और उन्होंने विलय करने के लिए इसके ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। हैदराबाद में इसी समय रजाकर नामक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन तैयार हुआ था। बिल्कुल हुआ था, सही है। हम जानते हैं जिस समय से भीषण दंगे बढ़ रहे थे, विलय से संबंधित से बातें चल रही थी, तो उस समय कौन सा सांप्रदायिक संगठन तैयार हुआ था? रजाकर। 17 सितंबर 1949 को निजाम ने हैदराबाद रियासत के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे? नहीं, ये गलत है हमारा। 13 सितंबर 1948 को किए थे। 1949 को नहीं किए थे। कब किए थे? 1948 को किए थे। तो इसके अंदर हमारा सही कौन सा 1948 होगा? 1949 है वो, इसके अंदर अपना क्या हो गया? गलत हो गया।
ठीक है। बाकी अगर हम व्याख्या के अंदर देखें तो हैदराबाद की आबादी में 85% से अधिक हिंदू थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन में मुसलमानों का दबदबा था और निजाम इस मुस्लिम प्रशासनिक शक्ति एवं जिन्ना की सहायता के आश्वासन के बिना स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देख रहे थे। निजाम ने हैदराबाद के मामले को भारत के खिलाफ तो संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का प्रयास भी किया। इस बीच हैदराबाद में रजाकार नामक उग्रवादी मुस्लिम संगठन जो था, क्या है, अस्तित्व के अंदर आया, रजाकार। हैदराबाद से बड़ी, इस बार रजाकार से संबंधित, हैदराबाद के विलेज से संबंधित प्रश्न भी आया था इसके अंदर। हैदराबाद से बड़ी संख्या में जनता के पलायन से पड़ोसी राज्य मद्रास पर भी भार बढ़ गया और इन सब बातों का कारण सरदार पटेल ने इंतजार करने के बजाय निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला लिया। सरदार पटेल ने हैदराबाद पर आक्रमण की योजना प्रस्तुत की और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो क्या डेट थी हमारी, 13 सितंबर 1948, ठीक है, 1948 में। और निजाम के सैनिक 1-2 दिन में ही मोर्चा छोड़कर भागने लगे और रजाकारों ने भी 4 दिन में समर्पण कर दिया। 13 सितंबर 1948 को निजाम ने हैदराबाद रियासत के भारत के विजय को स्वीकार कर लिया था और हैदराबाद अपनी जो रियासत थी किसके अंदर सम्मिलित हो गई थी, भारत के अंदर। कब अटैक कब किया गया था, ऑपरेशन पोलो, 13 सितंबर 1948 को। अच्छा, अगला प्रश्न है कि मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना अनुसंधान रिएक्टर साइरस की स्थापना में किसने सहयोग किया था, किस देश ने सहयोग किया था, हमें वो बताना है। कनाडा ने इसके अंदर सहयोग किया था। किसने किया था इसके अंदर, कनाडा ने किया था। और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का भी इसके अंदर क्या था, सहयोग था। कैसे था वो हम देख रहे हैं। साइरस मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना एक अनुसंधान रिएक्टर था, ठीक है, और इसका निर्माण 1960 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का 1960 के अंदर कनाडा की सहायता से इसका स्थापना की गई, किंतु इसमें जिस भारी जल का उपयोग किया जाता था वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से प्राप्त होता था। तो इसके अंदर जल का हम सहयोग ले रहे थे, वो किससे ले रहे थे, अमेरिका से। और ये भारत में स्थापित होने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर था। तो भारत में स्थापित होने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर अपना कौन सा है, मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 1960 के अंदर कनाडा की सहयोग से क्या किया गया था, अपने स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन सा सिक्के के तांबे चलाए, कौन से सिक्के चलाए थे, जीतल नामक तांबे के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर कुली कुतुब शाह। ये जो जीतल नामक तांबे के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, लाहौर से राजधानी दिल्ली लाए गए, ठीक है। और हमने इनके बारे में और क्या क्या पढ़ा था, चालीसा दल या फिर तुर्कान चहलगामी। तुर्कान चहलगामी जो इनके गुलामों का जो दल हुआ करता था, उसकी स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। और इन्होंने जो चांदी का सिक्का है, टंका जिसे कहा जाता था, तांबे का सिक्का था उसको क्या कहा जाता था, जीतल। चांदी के सिक्के को तो टंका कहा जाता था और जो तांबे का सिक्का है उसको जीतल कहा जाता था। और इन दोनों को चलाया किसने था, इल्तुतमिश ने चलाया था। और उसने लाहौर के स्थान पर राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो अपनी कौन सी थी, लाहौर थी। अगला प्रश्न क्या है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया। क्यूबेट के अंदर हमने पढ़ा था कि इब्न बतूता की जो किताब है उससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की हमें क्या मिलती है, पूरी जानकारी मिलती है। तो इब्न बतूता जो था किस शासक के काल के दौरान यहाँ पर आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान यहाँ पर आया था, ठीक है। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था अभी ऊपर। इब्न बतूता किसके काल के दौरान यहाँ पर आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्गट्टा, यूपीएससी द्वारा पूछा गया भी प्रश्न है अर्गट्टा को लेकर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, अर्गट्टा किसे निरूपित करता है, बंधुआ मजदूर को, सैन्य अधिकारियों के लिए दिए गए भूमि अनुदान को, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र वाटर व्हील हुआ करता था वो, या कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। भूमि की सिंचाई के लिए जो प्रयुक्त जल चक्र हुआ करता था, वाटर व्हील, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता था और वो कौन सा था, अर्गट्टा। क्या हुआ करता था अर्गट्टा, अर्गट्टा मध्यकालीन भारत में भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त एक फारसी चक्र, यहाँ पर पहिया, ठीक है, कौन सी भाषा में, फारसी में अंदर। और ये एक यांत्रिक उपकरण है जिसका प्रयोग आमतौर पर खुले कुओं से जल के प्रयोग हेतु किया जाता था, ठीक है। और ये आमतौर पर बैल, भैंस या ऊंट जैसे भारवाही पशुओं से संचालित होता था, तो उसे खींच के पानी निकाला जाता था। और अर्गट्टा शब्द, अर शब्द का अर्थ स्पोक, यहाँ पर घट्टा का अर्थ क्या होता है, पोर्ट के संयोजन से मिलकर बना हुआ जो वाटर व्हील हुआ करती थी जिससे पानी को बाहर निकाला जाता था। और आमतौर पर बैल, भैंस या ऊंट हुआ करते थे, उनके द्वारा संचालित किया जाता था। और किस काल से है ये संबंधित, मध्य युग जो अपना भारत था उससे संबंधित। अगला प्रश्न है कि संसद ने कानून बनाकर आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य का गठन भारतीय राज्यों की श्रेणी के किस भाग के अंतर्गत किया था।
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में हम पूरा जानते हैं, यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था कि भाषा के आधार पर इनका विभाजन हुआ था। श्री राम जो पटलू थे अपने, उन्होंने आंदोलन चलाया था और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी आंदोलन करते करते। तो उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया, उसके बाद अपने राज्यों की 4 श्रेणियां थी और 4 श्रेणियों के अंदर उसको किस श्रेणी के अंदर रखा गया हमें वो बताना था। तो भाग ए जो क है इसके अंदर अपने आंध्र प्रदेश को रखा गया। कौन से अंदर? भाग ए क के अंदर। संसद ने कानून बनाकर आंध्र प्रदेश नामक एक नए भाग का राज्य का क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया था। राज्य के गठन को लेकर हमारे कौन कौन से अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर? हमें ये भी ध्यान रखना है 1 से 4 संबंधित जो अपना अनुच्छेद है वो नए राज्यों का गठन, पुनर्गठन, किसी राज्य को तोड़कर उसका क्षेत्र सम्मिलित करना, तो ये सारे अपने किससे संबंधित है? 1 से 4 के जो आर्टिकल है उसके अंदर, अनुच्छेद उसके अंदर है। 17 अगस्त 1953 को संसद में उपगृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार एक प्रोविंस था जो कि यथासंभव एक भाषाई प्रोविंस के समान था। आंध्र प्रदेश का हम जानते हैं कि जो उनका विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था। और आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के माध्यम से आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया। एक एक्ट लाया गया सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953, और अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो कि था अपना वो किसके क्या आ गया था? अस्तित्व के अंदर। अगला प्रश्न क्या है अपना कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है वो कहां पर स्थित है? कौन सा? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहां पर है? मैसूर के अंदर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अपना जो है अनुसंधान संस्थान है कहां पर है? मैसूर के अंदर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक राज्य में मैसूर में स्थित एक संस्थान है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में 1950 में क्या आया था? अस्तित्व के अंदर आया था। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो अनुसंधान है अपना कहां पर है? कर्नाटक के अंदर, मैसूर जिले के, मैसूर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आज के अंदर कीबोर्ड के अंदर अपना यही था, और बाकी अगर इस चीज का जो जब भी होगी अपनी तब पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।